गुड मॉर्निंग बच्चों। आज थोड़ा सा मौसम खराब है जिसकी वजह से हमें रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, लेकिन अगर आपको अपडेट करेंगे तो निश्चित रूप से हम आज भी सफल रहेंगे। हम आज चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी चर्चा किया है। रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। हमने संयोजन अभिक्रिया देखा, वियोजन देखा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन और अपचयोपचयन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। हमने एक एक करके सारी अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस भी किया और जाना भी कि ये अभिक्रियाएं हैं क्या। इस पे हम समय व्यतीत करें, बेहतर है कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे दो चीजें हैं इस चैप्टर की जो अभी बाकी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षारण की। दैनिक जीवन में आए दिन आप देखते होंगे कि लोहे पे जंग लग जाती है, भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारित होना बोलते हैं, कोरोड कहते हैं। और संक्षारण में होता क्या है कि नमी की वजह से या कोई भी वस्तु ऑक्सीकृत हो जाती है, तो ऐसे में उस पर जंग लग जाती है। जैसे लोहे पे जो लगता है भूरे रंग की जो परत लगती है उसे हम लोहे पे जंग लगना बोलते हैं। एक्चुअली वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो कहीं ना कहीं से नमी होती है या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऐसा होता है। यदि हम चांदी में देखें तो चांदी में एक काले रंग की परत जमा हो जाती है। कुछ दिन बाद जब चांदी हम प्रयोग करते हैं तो कुछ दिन बाद उसके ऊपर एक काले रंग की परत जमा हो जाती है। इस प्रकार इसे हम चांदी का संक्षारण होना या चांदी का संक्षारित होना कहेंगे। इसी प्रकार तांबे में यदि हम देखें तो हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह जो परिघटना है इसे हम कोरोजन या संक्षारण के नाम से जानते हैं। कोरोजन अथवा संक्षारण के नाम से हम इस घटना को जानते हैं। संक्षारण की घटना में एक्चुअली बहुत सारा लॉस भी होता है, बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे लोहे के पुल, और प्रतिवर्ष इस प्रकार अनेकों टन लोहे जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं संक्षारण की वजह से। तो इस प्रकार नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से कुछ वस्तुओं पर एक परत इकट्ठा हो जाती है जो कहीं ना कहीं से उसे प्रभावित करती है, जिसे हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। संक्षारण की घटना का अगर उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, दूसरा उदाहरण है चांदी पर काले रंग की परत का जमा हो जाना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो तांबे पर हरे रंग की परत का दिखाई देना। ये तीनों उदाहरण संक्षारण के हैं। अगला टॉपिक अगर हम देखें, इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जब हम बुजुर्ग होते हैं तो कहीं ना कहीं से पीएच वैल्यू जो मुंह की लार होती है, पीएच वैल्यू पे हम डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर में। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है कि उसकी वैल्यू, उसका मान जो है जब वो 7 से कम हो जाता है तो कोई भी विलयन अम्लीय हो जाता है। तो ऐसे में बुजुर्ग होने पर हमारे पेट में भी चूंकि HCl बनती है, तो होता क्या है कि अम्ल, लार में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप लार अम्लीय हो जाती है और इसका इम्पैक्ट जो शरीर की सबसे कठोर परत होती है, दांतों के ऊपर की इनेमल परत जो होती है सबसे कठोर होती है और वो संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने से घिस जाती है, कट जाती है, और उसके बाद दांत गिरना प्रारंभ हो जाता है। और यही कारण है कि कुछ व्यक्तियों में हम देखते हैं कि उनके दांत गिर जाते हैं। यह भी संक्षारण का ही एक उदाहरण है। इसके बाद हम बात करेंगे
विकृत गंधिता की, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी है ये, नाम से ही स्पष्ट है कि जो तत्व, कुछ पदार्थ जो लंबे समय तक रखे जाते हैं, खाद्य पदार्थ जैसे अचार हो गया या फिर नमकीन का पैकेट या कुरकुरे या फिर जो भी इस तरह से चिप्स वगैरह लंबे समय तक जो रखे जाने वाले पदार्थ हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और होता क्या है कि उनके स्वाद और सुगंध में अंतर आ जाता है। इस प्रकार स्वाद और सुगंध में अंतर आने की प्रक्रिया को विकृत गंधिता या रेंसिडिटी के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें हवा भरी होती है। मेनली वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है और वो इसीलिए भरी होती है कि ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, और जब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो वो खराब नहीं होगा, उसके स्वाद यानी टेस्ट और सुगंध यानी स्मेल में अंतर नहीं आएगा और वो लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकती है। यही कारण है कि उन पैकेटों में नाइट्रोजन या हीलियम गैस, हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, जो लंबे समय तक प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में विकृत गंधिता नाम से ही स्पष्ट है, इस लंबे समय तक रखे जाने वाले खाद्य पदार्थों में जब वे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनके स्वाद व सुगंध में अंतर आ जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो चिप्स का पैकेट आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो नॉर्मली यूजुअली आप लिए होंगे, खाए होंगे, तो खोलने से पहले आपने देखा होगा उसमें कुछ हवा जैसा होता है। वो हवा नहीं, एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होती है। वो सिर्फ इसीलिए भरी होती है ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। इस प्रकार हमने देखा कि जब कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो यह प्रक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। और इस प्रकार जब दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर के कोई एकल उत्पाद बनाते हैं तो वह संयोजन अपक्रिया होती है। जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो वह वियोजन अपक्रिया होती है। जहां स्वतः ऊष्मा निकले वह ऊष्मा छेपी, जहां अलग से ऊष्मा देनी पड़े वह ऊष्मा शोषी होती है। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दे तो वह विस्थापन अपक्रिया, और जब अभिकारक के मध्य आयनों के बीच अदला बदली हो जाए तो वह विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। और ऐसे में जब हाइड्रोजन निकल जाए अथवा ऑक्सीजन आकर के किसी तत्व से जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण या उच्चयन की अपक्रिया कहलाती है। और ठीक इसका विपरीत, जब हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन अलग हो जाए तो अपचयन की अपक्रिया होती है। और जब दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण या उच्चयन या अपचयन की अपक्रियाएं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अपक्रियाएं जब दोनों साथ साथ होती हैं तो इस प्रक्रिया को हम अपचयोपचयन यानी रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आगे हम बात कर रहे थे संक्षारण की। हमने बताया कि ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आकर के कुछ पदार्थों पर कुछ इस प्रकार की परत जमा हो जाती है जो उस पदार्थ को नष्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आयरन, लोहे पर आयरन ऑक्साइड की परत जब इकट्ठा होती है, इस पे हम लोहे का जंग लगना कहते हैं, तो वह एक संक्षारण की घटना है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हमने संक्षारण का दिया। इसी के क्रम में विकृत गंधिता पर चर्चा किया हमने। विकृत गंधिता की यदि हम बात करें तो लंबे समय तक जो खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ रखे जाते हैं, जैसे घर में आपने देखा होगा सिरका होता है या अचार होता है या इस तरह से और अन्य पदार्थ जो होते हैं, लंबे समय तक रखे जाते हैं, वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, जिससे वो ऑक्सीकृत ना हो, जिससे उनके स्वाद व सुगंध में अंतर ना आए, इससे बचे रहें, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करते हैं। स्वाद व सुगंध में अंतर आ जाने की प्रक्रिया विकृत गंधिता या रेंसिडिटी के नाम से जानी जाती है। इसी चैप्टर के क्रम में हम आगे रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे।
कि रासायनिक इक्वेशन जो होते हैं, केमिकल इक्वेशन जो होते हैं, उन्हें हम बैलेंस संतुलित किस प्रकार करते हैं, आज हम ये जानेंगे। और इसके साथ साथ आप अपनी बुक की एक्सरसाइज में जाएंगे, अभ्यास में, वहां पे जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न के उत्तर आप एक एक करके हल करेंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिल पाता है उन्हें आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, उनका उत्तर जानेंगे। जहां पे भी आपको असुविधा हो रही है वहां पे आप अपना फीडबैक देंगे। साथ साथ आप कोई भी प्रश्न, एक भी सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, हर प्रश्न आप देखेंगे और उसका आंसर ढूंढेंगे। अब आगे रासायनिक समीकरण किस प्रकार बैलेंस होता है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। हम सबसे छोटा उदाहरण जो अक्सर दैनिक जीवन में हम लेते रहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनता है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस संतुलित समीकरण किस प्रकार लिखा जा सकता है। दोनों तरफ के अणुओं की संख्या यदि सामान्य हो, समान हो, क्षमा चाहेंगे, सामान्य नहीं बल्कि समान हो, बराबर हो, तो ऐसे में वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। हम इसी पे चर्चा करेंगे। उदाहरण लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनता है। इतने आसानी से नहीं बनता, 20 साल लग जाते हैं बनने में, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है ये, कैटलिस्ट लेना पड़ता है, मोलिडेना वगैरह का प्रयोग करते हैं तब जाकर के यह प्रक्रिया थोड़ा तेज होती है। इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, जरूरी भी है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन में भी कितनी है, 2 है। जबकि अगर अक्रिया के दूसरे पक्ष की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ऐसे में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ यदि इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या, अणुओं की संख्या तो बैलेंस हो जाती है, 2 हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन अब 2 से बढ़कर 2 गुना 4 हो जाता है। यानी हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 4 और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 2 हो जाती है, जबकि इधर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है। ऐसे में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो जाता है, यहाँ भी 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, दोनों तरफ दोनों बराबर हैं, इसलिए यह एक संतुलित समीकरण हुआ। अगर हम देखें H2 + O2 = H2O, तो यह एक असंतुलित समीकरण है क्योंकि दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इसे हम बराबर किस प्रकार करते हैं आपने देखा, और इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन है। दूसरा उदाहरण यदि हम लें, श्वसन दैनिक जीवन में हम करते हैं। श्वसन के दौरान भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और हमें ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। भोजन हमारा C6H12O6 है और जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, साथ साथ हमें ऊर्जा देता है। अब यहाँ पे यदि हम अणुओं की संख्या देखें तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 और 2 यानी 8 है। दूसरे पक्ष की बात करें, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3 है।
सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन को बैलेंस करने के लिए CO2 यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है। बैलेंस करने के लिए हम 6 से गुणा कर दें। 6 से जब हम गुणा करते हैं तो देखते हैं कार्बन की संख्या तो बैलेंस हो गई, लेकिन बाकी सारी संख्या बदल गई। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखें तो 6 और 2 12 हो गई, और एक ये मिलकर के टोटल 13 हो गई। अभी भी यहाँ पे कार्बन बैलेंस हुआ है, बाकी के जो अणु हैं, बाकी के तत्वों के जो अणु हैं वो बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। यहाँ पे 12 है हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अगर हमें बैलेंस करना है तो 6 से हम यहाँ भी गुणा कर सकते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन भी यहाँ 12 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे संख्या बदल जाती है। 6 दूना 12 यहाँ पे है, और 6 यहाँ पे, 12 6 18 हो गई। अब कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या अभी भी संतुलित नहीं है। ऐसे में हम देखें यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, जबकि यहाँ पे 18 है। 6 और 2 8 है। अगर यहाँ पे हम 10 और बढ़ा दें तो यहाँ पे संख्या जो है 18 हो जाएगी। ऐसे में हम यहाँ 6 से गुणा कर देते हैं। अब ये संख्या 6 दूना 12 और 6 18 हो गई। अब यह एक संतुलित समीकरण है। आपने देखा, इससे पहले हमारा भोजन C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रहा था। श्वसन की अक्रिया है, यह एक ऊर्जा स्वतः निकल रही है, इसलिए ऊष्मा छेदी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ऊपर का समीकरण जो मैंने अभी लिखा, यह एक असंतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे सारे तत्वों के अणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है दोनों पक्षों में। जबकि नीचे का समीकरण जो अभी आपने देखा, इसे हमने अभी संतुलित किया, यह एक संतुलित समीकरण है। इस प्रकार किसी भी असंतुलित समीकरण को आप अणुओं की संख्या आपस में दोनों पक्षों में बराबर करके संतुलित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस पाठ में बाकी की 2 वीडियो जिससे पहले भी रिलीज हैं आपके लिए, आप अपने पोर्टल पे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट टैब में। वहां पे पढ़ने के बाद, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, यदि आपको कहीं से कोई असुविधा होती है तो आप सीधे हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं या सीधे उस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। ये पाठ आपका समाप्त होता है। पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण है, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। यदि अभी भी आपको कहीं कोई संदेह है तो आप एक बार हमारा ये चैनल, ये वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.